Hello, my dear students. I welcome you all to my channel. Today we are going to learn an English chapter of class 12, and the name of the chapter is An Astrologer's Day, and it's written by R.K. Narayan. We are going to learn part 1. जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम एस्ट्रोलॉजर्स डे चैप्टर पढ़ने वाले हैं और पार्ट 1। पर उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं ऑथर के बारे में। जैसे कि हमने देखा, आर के नारायण इस लेसन के ऑथर है। इनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है और इनको कॉमनली आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। ही इज वेरी वेल नोन इंडियन राइटर और ये हमेशा एक फिक्शनल स्टोरीज लिखते हैं। एक साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी के एरिया का सेट आउट बनाते हैं अपने स्टोरीज में। और ये एक बहुत ही लीडिंग ऑथर रह चुके हैं अर्ली इंडियन लिटरेचर के इन द इंग्लिश लैंग्वेज अलोंग विथ मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। तो इन सभी ऑथर्स के साथ आर के नारायण का नाम भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो चलिए देखते हैं आज हमें इस चैप्टर में पढ़ने को क्या मिल रहा है। तो एक्चुअली नेम से ही आपको पता चला होगा, चैप्टर के नेम से, कि ये कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ ज्योतिष के बारे में है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं एक नॉर्मल जो कॉमन मैन होता है वो कैसे अपना एस्ट्रोलॉजी की बिजनेस चालू करता है और क्या करता है। तो वो एज पंक्चुअल एवरीडे वो आता है, अपने बैग्स ओपन करता है और अपना बिजनेस का जो सेट आउट है वो लगाता है। और इस तरीके से वो सेटअप करता है अपना, जैसे कि बहुत ही प्रोफेशनल हो। एंड उसके जो अरेंजमेंट होते हैं, उसके बिजनेस का जो सेटअप होता है, उसमें डजन्स ऑफ काउरी शेल्स होते हैं जो अलग अलग मोतियों और सीप वगैरह होते हैं। और स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ रहता है जिसमें कुछ मिस्टिक चार्ट्स होते हैं जो मैजिकल, कुछ ड्राइंग होती है उसमें। एक नोटबुक और बंडल ऑफ पैमिला राइटिंग, कुछ लिखा होता है, एक बंडल्स ऑफ राइटिंग उनके पास होती है। और जो ये फिजिकल अपीयरेंस है ये एस्ट्रोलॉजर, ये ज्योतिष का, वो कुछ इस तरह से था कि उनके फोरहेड पे रिस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड एश एंड वर्मिलियन, मतलब उस ज्योतिष ने, उस एस्ट्रोलॉजर ने अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर एक सेक्रेड एश लगाया था और वर्मिलियन जो बिंदी सिंदूर टाइप होता है वो लगाया था बड़ा सा। और उनके आईज जो थे वो बहुत स्पार्कल कर रहे थे। एंड इट वाज लाइक बहुत ही ज्यादा नॉलेज उनमें है इस तरीके से। तो उनको कुछ आता हो या ना हो, वो भी एक कॉमन मैन है, बट वो अपने विट, अपने नॉलेज से ये बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन एक शार्प साइट हो रही थी उनके, दिखे जा सकती थी उनके आंख में। और वो आंखें वहां कस्टमर्स को ढूंढ रही थी कि कहा कब मेरा कस्टमर आए, कब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। But with his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. और जो भी उनके ये कॉमन क्लाइंट्स होते थे, जो सिंपल मासूम से इनोसेंट क्लाइंट्स होते थे, वो इनके ये प्रोफेटिक जो एक इनका अटायर, एक उनका जो वो अपना हुलिया बनाए होते थे, उसको देखकर, उनकी नॉलेज को देखकर बहुत कंफर्ट फील करते थे और उनको यकीन भी कर लेते थे। वो इस तरीके से प्रोफेशनल हो गए थे, इतना एक्सपीरियंस हो गया था उनको अपने बिजनेस में। जबकि उनके कोई एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो नहीं भी थी, तो भी वो इतने अच्छी तरीके से बोलते थे, इतनी कॉन्फिडेंटली बोलते थे कि सामने वाला बंदा समझता था कि यस, कि ही इज रियल एस्ट्रोलॉजर, ही इज हैविंग ग्रेट नॉलेज। The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. जो उनका पार्ट था, जो उनके आंखों का, ऐसा लग रहा था वो बहुत ही अच्छी तरीके से पोजीशन किया गया है उनके फोरहेड के, जो उन्होंने एशेस लगाए उसके बीच में। और इवन हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, मतलब उनका लुक, उनका टायर इतना अच्छा था कि वो एक बहुत ही नॉलेजेबल ट्रू एस्ट्रोलॉजर ही लगते थे। कोई उनसे, उन्हें देखकर ये नहीं कहेगा कि ये फेक इंसान है या कुछ। बट वो अपने बिजनेस करने वहां पे आए थे, वहां पर अपने अटायर के साथ साथ जो उनका नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस था, जो उनकी चालाकी थी, वो वहां पर यूज कर इस तरीके का कंफर्ट अपने क्लाइंट्स को दिया करते थे। फिर
To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. और भी इफेक्ट लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सैफरन कलर का टर्बन, एक जो पगड़ी होती है वो ऐसा बांधे थे अपने सर पर। और ये जो कलर स्कीम था उनका सिलेक्ट किए थे उन्होंने ऑरेंज कलर का, वो कभी फेल नहीं होता था। मतलब वो अट्रैक्ट करता था कि हाँ ही इज अ ट्रू एस्ट्रोलॉजर। ये डिपिक्ट करता था उनके अटायर से, उनके जो फेस पे जो चीज उन्होंने लगाई होती है उससे एकदम वो एस्ट्रोलॉजर ही लगते थे। और पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और दहलिया स्टॉक्स। तो जिस तरीके से जो बीज होते हैं, जो ये अलग अलग किस्म के फ्लावर्स में अट्रैक्ट होते हैं नेक्टर को सक करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे जो लोग होते थे, क्राउड होती थी, वो यहाँ पर इस एस्ट्रोलॉजर के पास एकदम से अट्रैक्ट हो जाते थे और भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। उन्हें लगता था कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर है एंड ही इज गोइंग टू गाइड अस प्रॉपरली। और फिर अब यहाँ बताते कि वो कहाँ बैठते थे। ही सैट अंडर अ बोज ऑफ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्रीज। मतलब एक ट्री था टैमरिन ट्री जिसके लीव्स के नीचे बैठते थे वो, बोज इज लीव्स। सो उनके नीचे बैठते थे छाव में, उसके शेल्टर पे। और वो जो झाड़ था वो टाउन हॉल पार्क के लेन में था। तो इस तरीके से वो अपना सेटअप इस जगह पर बनाए थे। एंड इट वाज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. और वो जो इन्होंने ये प्लेस सेटअप जो चूज किया था उन्होंने, बहुत ही रिमार्केबल प्लेस था, बहुत ही क्राउडेड और बहुत ही मेन पॉइंट था। वहां पर बहुत ही ज्यादा क्राउड हुआ करता था, बहुत से लोग वहां से आते जाते थे, बहुत से लोग गुजरते थे और सुबह से शाम तक बहुत भीड़ भाड़ होती थी वहां पर। तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रेड्स और ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे, बहुत सारे किस्म के ट्रेड्स और ऑक्यूपेशंस वहां पर होते थे। और वहीं पर ये भी अपना बसेरा बना चुके थे, अपना बिजनेस सेटअप करे हुए थे। वहां पे बहुत सारे अलग जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन थे उनमें हमको मेडिसिन सेलर्स दिखते थे, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मतलब जो चोर बाजार जैसे आप कह सकते हो कि चोरी के जो चीजें होते हैं वहां पे वो बिकते थे। मैजिशियंस हुआ करते थे वहां पे, और सबसे ज्यादा वहां पे ऑक्शनर ऑफ चीप डॉट हुआ करते थे। मतलब हर चीज को वहां पर आप मोल भाव कर कर अपने कम दाम में ले सकते थे। और वहां पर पूरा दिन बिजी होता था और बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करता करता था। बहुत से क्राउड वहां पर आती थी, बहुत से क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स वहां पे आया करते थे, क्योंकि बहुत सारी दुकानें थी और उन्हें अपनी पसंद की चीज भी अपनी पसंद के रेट में भी मिल जाती थी। तो फिर नेक्स्ट टू हिम वाज vociferousness came a vendor of fried groundnut। उन्हीं के बाजू एक सिंग चने वाला बैठा था। एंड वो हमेशा उसके उसके पास फिर एक आइसक्रीम वाला बैठा था, जहां पर वो हमेशा अपने नए नए नाम से आइसक्रीम बेचा करता था। कभी बॉम्बे आइसक्रीम, कभी दूसरे दिन वो दिल्ली आलमंड, कभी राजास डेलिकेसी, इस तरीके से नाम को चेंज कर करके वो वहां पर क्राउड को अट्रैक्ट किया करता था। और इस तरीके से लोग उनके पास आते भी थे और अलग अलग किस्म का आइस टेस्ट करने के लिए उनसे खरीदारी भी करते थे। Then a considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too। फिर इसी तरीके से बहुत सारी जो पोर्शन थी क्राउड की, बहुत सारा हिस्सा जो था क्राउड का, भीड़ भाड़ का, वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी आके झुंड बना लिया करते थे। और एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस अब by the light of the flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby। और जो एस्ट्रोलॉजर थे उनका जो बिजनेस चलता था, उनका जो लाइट, जो रोशनी होती थी और जो एक धुआं वगैरह आता था, जो बाजू में ग्राउंडनेट सेलर होता था, उनके थ्रू से इन्हें भी लाइट मिल जाती थी और कुछ स्मोकी तरीके का एनवायरनमेंट भी बन जाता था। तो उनके लिए और ही अच्छा सेटअप बना हुआ था वहां पर। Then, half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning। वहां पर तो एक म्युनिसिपल की लाइटनिंग नहीं थी वहां पर। तो बस वहां पर जो लाइट थे वो सब अपने अपने शॉप्स में जो जलाया करते थे लोग, उनकी द्वारा, उन्हीं के शॉप्स के लाइट के द्वारा जो रोशनी जाती थी वो उनके उजाले में अपना बिजनेस किया करते थे शाम के टाइम पर। और 1 or 2 had hissing गैस लाइट्स, कुछ के पास गैस लाइट्स थे, कुछ के पास कुछ पोल्स लगाकर वो कुछ लैंप लगा लिया करते थे, कुछ के पास कुछ पुराने जमाने की लैंप्स हुआ करती थी। पर ये एस्ट्रोलॉजर तो बस ऐसे ही मैनेज कर लेते थे दूसरों के लाइट
के रोशनी में ही अपना भी बिजनेस वो चला लिया करते थे। एंड इट वाज bewildering criss-cross of light rays and moving shadows। तो इस तरीके से हर जगह से जब लाइटें आया करती थी तो पूरा क्रिस क्रॉस एक दूसरे को कट करते हुए लाइट्स पास होती थी, और बहुत सारे शेडोज भी वहां पर एस्ट्रोलॉजर के सेटअप के सामने आ जाता था, और ये बहुत ही अच्छा सूट करता था, एक बहुत ही अच्छे किस्म का सेटअप बना देता था एस्ट्रोलॉजर के बिजनेस को वहां पर। And for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life। मतलब वो पहले से सोच कर नहीं आए थे कि बचपन से या पहले से कि मैं एस्ट्रोलॉजर ही बनूंगा, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट एक ऐसे ही उन्हें लाइफ गुजारनी थी और वो एक एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस स्टार्ट कर दिए। And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute। तो जिस तरीके से यहाँ मालूम पड़ता है कि उन्हें कोई इतनी नॉलेज थी नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर तो थे नहीं, बट वो अपने एक्सपीरियंस और अपने चालाकी के थ्रू लोगों की बातों को और उनके रहने सहने को देखकर वो उन्हें पकड़ के इस तरीके का बात बोल देते थे। उन्हें तो ये खुद नहीं पता था कि उनके लाइफ में नेक्स्ट मिनट में क्या होने वाला है, तो वो दूसरे लोगों का क्या जानेंगे। बट फिर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजर का अपना बिजनेस चला रहे थे, अपने विटी और अपने शार्प नॉलेज की वजह से। And he was as much as a stranger to the stars as were his innocent customers। जिस तरीके से वो बहुत ही innocent customers के लिए strange हुआ करता था, उसी तरीके से वो stars के लिए भी बहुत strange थे, उन्हें कोई इतनी knowledge थी नहीं, बट फिर भी वो guess work कर कर अपना बिजनेस चला रहे थे। Then yet he said things which pleased and astonished everyone। फिर भी जैसे कि अभी देखिए हम बहुत ही चालाकी से वो बहुत से चीजें और बातें करता था, और उनके बातों में आकर ये जो उनके क्लाइंट्स होते थे बहुत ही खुश और सरप्राइज हो जाते थे, प्लीज्ड हो जाते थे, मतलब सहमत हो जाते थे उनकी बातों से। That was more a matter of steady practice and shrewd guesswork। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो एक उनका एक मैटर ऑफ स्टडी, मतलब जो एक्सपीरियंस था, वो एक जो लोगों के फेस को देखकर पढ़ लेते थे, और उनका जो एक प्रैक्टिस एक एक्सपीरियंस था, और एक उनका एक जो गेसवर्क था, बहुत बड़ी चालाकी से जो वो गेसवर्क करते थे, वो बहुत सही चला जाता था, और इस वजह से उनके क्लाइंट्स उनसे सहमत हो जाते थे, खुश हो जाते थे, और इस तरीके से उनकी बिजनेस चल रही थी। Then all the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day। बट दो अगर उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, वो एक बहुत ही बड़े ज्योतिष नहीं थे, बट उनका जो काम था वो एक ऑनेस्ट मैन के जैसे ही था। वो दिन भर बैठकर मेहनत करते थे, लोगों का इंतजार करते थे, और फिर अपने होशियारी और चालाकी से उनको बोलकर पैसा लिया करते थे। तो वो डिजर्व करते थे अपना वेजेस जो भी उन्हें मिलता था एंड ऑफ द डे, क्योंकि उनके उसके पीछे भी उनकी मेहनत लगी होती थी, दो उनकी इतनी नॉलेज ना हो। Then he had left his village without any previous thought or plan। और वो यहाँ पर इसलिए आए थे मालगुडी में, क्योंकि वो अपना गांव छोड़ दिए थे, छोड़कर आए थे, और उन्हें कोई प्लान नहीं था कि वो वापस से उस गांव में जाएंगे। और वो यहाँ पर आके अपना काम स्टार्ट कर दिया। वो वहां पर गांव में अपने बाप दादा का जो भी एग्रीकल्चर का वर्क था, ऑक्यूपेशन था, उन्हें वो कंटिन्यू भी नहीं करना था, और इसलिए वो यहाँ पर आकर सिटी में मालगुडी प्लेस में वहां पर बस गए, वहीं पर शादी किया उन्होंने, और वहीं पर वो उन्होंने सेटअप कर लिए। तो इस तरीके से वो चलता रहा उनका लाइफ। उनको पसंद नहीं था कि वो विलेज में जाकर वो अपना एंसेस्ट्रल होम में रहे और कॉर्नफील्ड में काम करे इस तरीके से। तो फिर यहीं पे उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर की उनकी बिजनेस चलने लगी। But that was not to be। He had to leave home without telling to anyone। और जो वो विलेज से आए थे यहाँ पर, उन्होंने छुप छपा कर आए थे, किसी को इन्फॉर्म कर कर नहीं आए थे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles। To a villager it is a great deal, as if an ocean flowed between। सो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि उन्होंने बिना बोले वहां से यहाँ पे सिटी अपने जो भी अलग जगह पर आए हैं मालगुडी में, वहां रहते थे, और उन्हें ये बहुत बड़ा काम था या डिसीजन था उनके लिए, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ माइल्स जब तक वो छोड़कर यहाँ पर आकर सेटअप होते और आगे कैसे गुजारा चलता उन्हें कुछ पता नहीं था। बट उन्होंने डेयरिंग की और उन्होंने ये डिसीजन लेकर आगे आए।
Then he had a working analysis of mankind's trouble. उनको बहुत सारी जानकारी हो गई थी कि एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में क्या क्या ट्रबल आ सकते हैं, या तो मैरिज का ट्रबल होगा, या तो कुछ मनी प्रॉब्लम, या फिर टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, कुछ भेदभाव या कुछ अनबन हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। तो यही सब प्रॉब्लम यूजुअली होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं। तो ये सब उनकी जो एनालिसिस थी, जो उन्होंने एक रिसर्च किया था अपने इस एक्सपीरियंस अपने लाइफ में, उसी के द्वारा वो ये अपना बिजनेस स्टार्ट करे, और ये उन्हें और ही शार्पन किया और ही नॉलेज दे दिया। जो भी वो सोचते थे वो करेक्ट गेस वर्क हो जाता था उनका। और विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। ही चार्ज 3 pies पर क्वेश्चन। तो इस तरीके से जब वो लोगों से बात करते थे तो बहुत ही शातिर से और बहुत ही ध्यान से उनकी बातों को पकड़कर समझ जाते थे 5 मिनट में कि इनके लाइफ में क्या गड़बड़ चल रही है। और फिर वो हर एक सवाल के लिए 3 पाइस चार्ज करते थे। और जब तक सामने वाला इंसान, उनके क्लाइंट का पूरा बात नहीं खत्म हो जाता था, वो शांति से सुनते थे विदाउट अटरिंग अ वर्ड। 10 मिनट्स तक उन्हें बात करने देते थे। उनसे उनकी पूरी बात सुनकर उन्हें अच्छे से समझ लेते थे कि इनका प्रॉब्लम क्या है, और उसी में उनका सोल्यूशन भी उन्हें मिल जाता था। और फिर उसके बाद वो अपने डजन्स ऑफ आंसर्स दिया करते थे, लोगों को एडवाइसेस दिया करते थे। और फिर उनके पाम को गेस करते, उनके हथेली को गेस करते थे, और फिर उसके बाद उन्हें आंसर दिया करते थे। In many ways, you are not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family? Maybe even a distant relative who is not well disposed towards you. तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन मैन के लाइफ में होता ही है, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे कि आपको रिजल्ट्स बराबर नहीं मिल रहे, आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आउट ऑफ 9 out of 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। कुछ आप जो सहमति चाहते हो उसमें से कुछ ज्यादा पॉइंट्स आपके माने नहीं जा रहे, और ये वगैरह जो कॉमन सवाल होते हैं इस तरीके से। या फिर क्या इज एनी वुमेन इन योर फैमिली, जब कोई और औरत का चक्कर है, या कुछ और ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट रिलेटिव के कुछ प्रॉब्लम में फंसे, ऐसे कुछ बहुत सारे वगैरह वगैरह सवाल पूछते थे जो कॉमन मैन के लाइफ में होता ही था अक्सर। और इस तरीके से उन्हें बहुत ही अच्छा चांस मिल जाता था बोलने को। एंड और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो गेस करते थे कोई और पॉइंट, जैसे मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर हिज। इस तरह के बहुत सारे चॉइसेस देके, बहुत सारे पॉइंट्स बताकर वो उन्हें अपने बातों में गुमराह कर लेते थे। फिर वो ये भी पॉजिटिवली भी कुछ पॉइंट्स बता दिया करते थे। यू हैव एन इम्पेटस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। मतलब आपका नेचर बहुत अच्छा है, बट आपका एक्सटीरियर बहुत रफ, बहुत ही खराब चल रहा है। इस तरीके से अपनी बातों में लेते थे। एंड दिस endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. फिर इस तरीके से अगर आपकी कोई तारीफ कर दे तो आप जिस तरीके से खुश हो जाते हैं, या कुछ अच्छा बोल दे, तो इस तरीके से लास्ट में एस्ट्रोलॉजर इसे भी कुछ अच्छी बातें करके उन्हें खुश करके उनका दिल जीत लिया करते थे। तो इस तरीके से इनका बिजनेस चल रहा था। फिर द नट्स वेटर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अब शाम का वक्त हो जाता था तो फिर वो अपना जो आजू बाजू के जो नट सेलर होते थे, और भी जो सारे शॉप वाले होते थे, सब अपना अपने लाइट्स वगैरह बंद कर कर घर जाने की तैयारी करते थे। और ये एक सिग्नल होता था एस्ट्रोलॉजर को, ये ज्योतिष को, कि आपको भी अपना सब सेटअप बंडल अप करना है, अंदर रखना है और निकलना है यहाँ से, क्योंकि अंधेरा छा रहा है। क्योंकि उनके पास तो कोई लाइट नहीं थी। अब वो दूसरों के लाइट के सहारे काम करते थे, तो जब उनकी दुकानें बंद हो रही है तो उन्हें भी अपना दुकान बंद करना होता था। और अब यहाँ पर जब वो अपने डार्कनेस में सब अपना बुढ़िया बिस्तरी अपना सब सेटअप समेट रहे थे, और उनके पास सिर्फ एक ग्रीन लाइट कहीं से आती थी जो उनके सामने, बिल्कुल सामने ग्राउंड को टच होती थी, जिससे थोड़ा वो जो लास्ट का बचा कुचा काम होता था वो सेटअप फिनिश करके कवर करके चले जाते थे। अब यहाँ पर वो इस रोशनी में जो कहीं से ग्रीन लाइट आ रही थी, वहां से अपने सारे कवरेज शेल्स जो उन्होंने रखा था, और पैराफर्नेलिया जो उनका जो एक शीट बिछा कर रखे थे, और बहुत सारी जो चीज थे सब बैग में पैक कर रहे थे। जब ही वहां पे उन्होंने ग्रीन लाइट के पास देखा कि कोई आदमी आकर वहां पर खड़ा हो गया है उनके सामने।
अब ये आदमी कौन है? एक नया कस्टमर है या उनका कोई पुराना जानने वाला है, या किस लिए वो आया है और वो क्या करेगा और आगे क्या होगा? क्या एस्ट्रोलॉजर को और एक कस्टमर मिलता है या कोई मुसीबत में वो पड़ते हैं, या क्या होता है? ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, and we'll be back soon with the second part of this chapter. Thank you.